तो जिस तरह आज लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं तो नतीजों ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि कई जगह ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की बन गई जहां पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और उस हिसाब से उनकी सीटें नहीं निकली हैं। पिछले 2019 के चुनाव के जैसा प्रदर्शन अब की बार भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा है। बंगाल में पिछली बार 18 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन अब की बार 12 सीटों पर अभी तक बढ़त बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बंगाल के अंदर भी वो सारी चीज़ें नहीं चल पाएं जो भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाकर बंगाल के अंदर बंगाल की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती देखने को मिली है और वहाँ पर एक अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिखती हुई नज़र आई है। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति अब की बार हुई है उसने काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। तो अगर हम हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में 4 सीटें हैं, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। तो वहीं दिल्ली में भी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। तो वहीं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेंद्र जादौन मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। तो राजेंद्र जी, आखिर मध्य प्रदेश का जो चुनावी घमासान था, जो चुनावी समीकरण थे, जो लास्ट में आकर सब कुछ पलटवार हो गया, क्या कुछ स्थिति बन रही थी पहले और जो नतीजे आने के बाद सब कुछ तस्वीर साफ होगी, क्या कुछ पूरी अपडेट है? देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो नतीजे आने से पहले जो समीकरण बन रहे थे, कई चैनलों से जो है रुझान आना शुरू हुए, एग्जिट पोल आना शुरू हुए, तो नतीजे सामान्य थे कि कांग्रेस को 2 से 6 सीटें मिल गई। वही कांग्रेस के बड़े नेताओं की माने तो उनका ये कहना था कि उनको 10 सीटें जो है मध्य प्रदेश में मिल रही है। लेकिन नतीजे ऐसे धराशायी हुए मध्य प्रदेश के अंदर कि जो है बड़े चैनल जो अपने एग्जिट पोल दिखा रहे थे उनकी भी जो एग्जिट पोल है वो नाकारा साबित हो जाए, क्योंकि ये एग्जिट पोल होते हैं, ये एग्जिट पोल नहीं होते हैं। तो इसमें ऊपर नीचे जो है वो होता रहता है। पर जनता ने जिसको चुना है, जनता ने जिसको अपना बहुमत दिया है, वो नतीजे अब साफ सामने आने लगे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ये पहला मौका नहीं है तो कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। इस में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, ऐसे कई बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। इसी हार का सामना 2019 में जो भाजपा की सीट से, जो पूना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे, 2019 में कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ रहे थे और इनको भी हार का सामना करना पड़ा। जो है नतीजे जो है रुझानों के बिल्कुल समकक्ष है। रुझान हम दे सकते हैं, जनता का मत जान सकते हैं, जनता के मत जानने के बाद ही जो है रुझान और एग्जिट पोल का विवरण दिया जाता है। पर नतीजे जब आते हैं तो वो बहुत ही अलग होते हैं और ये हमेशा देखने को मिलता है कि नतीजे कुछ और होते हैं, एग्जिट पोल कुछ और होते हैं। इसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस जो है बाहर होती थी, अब कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर मध्य प्रदेश में उभरेगी या नहीं उभरेगी वो कांग्रेस के एक नेता डिसाइड करेंगे। बिल्कुल राजेंद्र जी, और अब की बार मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से मुख्य चेहरे रहे जिन पर जनता की नजर रही और आज उस सीट पर विशेष फोकस सभी का रहा कि इस सीट पर आखिर क्या कुछ हलचल हो सकती थी और वो सीटें सारी निकल चुकी हैं? देखिए, अगर हम चंबल क्षेत्र से शुरू करते हैं तो चंबल क्षेत्र में जो है कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को टिकट दिया था। फूल सिंह बरैया अपनी राजनीति के एक माहिर नेता है, बड़े सीनियर लीडर है। पहले जो है भाजपा में थे, कांचीराम जी के साथ काफी उन्होंने काम किया है और इसी सीट से वो कई बार जीते भी हैं। विधायक का चुनाव जब भाजपा में थे, भाजपा छोड़कर जब उन्होंने अपना अलग संगठन बनाया और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस से इस बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और इस बार उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा है। दूसरी सीट की अगर हम बात करें तो राजगढ़ सीट जो है हॉट सीट बनी मानी जा सकती है। सीट का सामना कोडमल नाथ, दिग्विजय सिंह 35 साल के बाद सत्ता में जो है वापसी उन्होंने की थी। 35 साल के बाद राजगढ़ का रुख उन्होंने किया था। 35 साल के बाद अपनी क्षेत्रीय सीट राजगढ़ जो उनकी क्षेत्रीय सीट मानी जाती है वहां इस बार वो हार का मुंह फिर देखना पड़ा। पिछली बार वो है लोकसभा चुनाव
भोपाल सीट से लड़े थे, यहाँ पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर से भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो अब दिग्विजय सिंह की जो राजनीति है, दिग्विजय सिंह ने तो कहा है कि मगर आखिरी मेरा चुनाव है, हारूं या जीतूं, उसके बाद में राजनीति का लिहाज करूंगा। तो जिस तरीके से अब दिग्विजय सिंह हारे हैं, तो लिहाज की तरफ उनका बढ़ना जो है उससे। अगर हम दूसरी सीट की बात करें तो रतलाम एक ऐसी सीट थी जहाँ से पूर्व चुनाव लड़े थे। कांतिलाल भूरिया भी बीजेपी के कैंडिडेट चौहान से हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कमलनाथ की हम बात करें, कमलनाथ का जो है वो अपना बार बार छिंदवाड़ा को अपना घर कहते थे। छिंदवाड़ा रोड मॉडल पे जब उन्होंने 1.5 साल सत्ता चलाई तो छिंदवाड़ा मॉडल की वो बात करते थे। वही छिंदवाड़ा आज उनको पीठ दिखाकर खड़ा हो गया, उसने बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया। वहीं अगर हम सतना की बात करें तो सतना पे सबको कयास थे कि सतना से जो है सिद्धार्थ जीतेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट थे सिद्धार्थ, काफी टक्कर भी दे रहे थे, लेकिन जो है सतना सीट भी जो है कांग्रेस के हाथ से चली गई। इस तरीके से जो रुझान जब हम लगा रहे थे तो इन 6 सीटों का 5-6 सीटों का हम रुझान लगा रहे थे कि 2-3 कांग्रेस की खाते जाएगी। जो है माना जाता है, कहा जाता है। इसी तरह जो है भगवा प्रदेश ने अपना भगवा रंग बखेर दिया है और अब पूरा मध्य प्रदेश जो है भगवामय हो चुका है। बिल्कुल राजेंद्र, और अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये जो स्थिति हुई है, क्या कारण रहे? देखिए, कारण बहुत सारे रहे। कमलनाथ पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष थे। कमलनाथ ने अचानक से जो प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पटवारी जैसे युवा नेता को जो है यहाँ पर कमान दी। जीतू पटवारी युवा नेता है, राजनीति को इतना बेहतरीन समझते नहीं है, लेकिन हालांकि जीतू पटवारी ने भी काफी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए मेहनत की और जातिगत गणना के आधार पर कांग्रेस का जो टिकट देना था वो मध्य प्रदेश में काफी भारी पड़ गया। जातिगत गणना की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो आदिवासियों का प्रदेश माना जाता है। आदिवासियों का सबसे ज्यादा बहुमूल्य है। ओबीसी भाजपा ने अगर बात करें तो ओबीसी को जो है प्रायोरिटी दी थी। ओबीसी का मुख्यमंत्री भी ओबीसी सेक्टर से आते हैं, तो उनका जो भाजपा का जो ओबीसी कार्ड था वो यहाँ पर एक तरीके से सार्थक साबित हुआ है। ओबीसी कार्ड पर जिस तरीके से खेला गया, ओबीसी कार्ड भाजपा को यहाँ पर जो है जीत में जो एक सीट जो बची हुई थी भाजपा के हाथ से, पिछली बार 28 सीट भाजपा के खाते में थी, इस बार 29 सीटों पर भाजपा काबिज हुई। बिल्कुल राजेंद्र, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से बीजेपी वहां पर काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी, तो और अब की बार वो गुना सिपरी से भारी बहुमत से जीत कर इस लोकसभा सीट को उन्होंने जीता है। तो आगे के लिए जो किसी तरह की वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी है, अभी बैठक का कोई आयोजन है कि सभी जो जीतने वाले नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनको दफ्तर ऑफिस बुलाकर किसी तरह की कोई आगे की रणनीति? देखिए, अभी फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है वो जश्न में यही है। इनके सभी नेता जीत गए हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, तो यहाँ जो है जश्न का माहौल है। हालांकि मीटिंग जो है वो कल तय की जाएगी और उन सभी जो नए जीते हुए कैंडिडेट हैं भाजपा के, और उनके साथ एक बैठक कर जो है आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। इस तरीके से जो है भाजपा अभी जश्न का माहौल बना रही है। भाजपा पार्टी कार्यालय में जो है पटाखे फूट रहे हैं। बारिश भोपाल में लगातार बनी हुई है। दोपहर 3 बजे के बाद से लगातार भारी बारिश जो है वो हो रही है भोपाल के अंदर। ऐसे में जो है भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ भी लगी हुई है। मिठाइयां भी बट रही हैं कार्यकर्ताओं में, और सभी जितने भी 29 कैंडिडेट जो है वो कल भोपाल पहुंचेंगे अपने अपने क्षेत्र को छोड़कर। उसके बाद जो है आगे की नीति और रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल राजेंद्र, और क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वहां पर पुराने नेता हैं और उनकी जो मेहनत है वहां पर, उनकी जो मजबूती बनी हुई है वो भी अलग से दिखाई देती है, लेकिन इस जीत का श्रेय जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है किसको जाना चाहिए? क्योंकि मोहन यादव अभी नए मुख्यमंत्री वहां पर बने हैं और शिवराज सिंह चौहान वहां के पुराने नेता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक मजे हुए नेता हैं जो कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में वो आगे, तो उनके हिसाब से भी काफी मजबूती वहां पर हो गई थी। तो ये जो अच्छा प्रदर्शन वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसका श्रेय किसे जाना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो मध्य प्रदेश में जो आज आप परिणाम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अच्छा
अगर किसी नेता को जाता है तो वो शिवराज सिंह चौहान है, और डी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उनको ही जाता है, क्योंकि दोनों की कड़ी मेहनत जो है इस बार जमीन लाई है। जो एक सीट छिंदवाड़ा की जो बची हुई सीट थी, पिछली बार 48 सीटें थी छिंदवाड़ा पर, शिवराज सिंह चौहान ने कई सभाएं की। शिवराज सिंह चौहान लोगों के एक अच्छी परिवार की तरह हुए थे। शिवराज सिंह चौहान का जो व्यक्तित्व है ये भाजपा को मध्य प्रदेश में मजबूत करता है। अगर हम डॉक्टर यादव की बात करें तो डॉक्टर यादव की अभी पकड़ कार्यकर्ताओं में ही नहीं, डॉक्टर यादव अभी तक जो है जनता के बीच एक नहीं बना पाए हैं, क्योंकि अभी ज्यादा समझ की आ रही समय लगेगा। शिक्षा मध्य प्रदेश में काम रहे हैं, लेकिन इस तरीके से एक मंत्री का एक औरा होता है, उतना ही उनका बाहर नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रदेश में अच्छी छवि बनानी है तो उसको जेल के बाहर करना होगा। वो बाबा उसको जनता से ज्यादा सरोकार नहीं है, जनता की ज्यादा नहीं है। जो शिवराज के ऐसा कहा जाता है कि शिवराज जो है वो रोड छाप नेता थे, लेकिन रोड छाप नेता बनने के लिए अभी डॉक्टर मोहन यादव को काफी संघर्ष करना पड़ता है। चलिए राजेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह के चुनावी नतीजे इस बार देखने को मिले हैं, उस हिसाब से जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इतनी सीटें निकल कर आ सकती हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को नतीजे सही नहीं लगे। उस हिसाब से सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाई। हालांकि मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर हम और देश के और राज्यों की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले इतना अच्छा नहीं रहा है। तो कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक भी बुलाई है, और इस बैठक में क्या कुछ आगे की रणनीति होगी वो भी इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष वाले नेता हैं वो तय करेंगे, और क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा वो भी देखा जाएगा। हालांकि हम अभी अपने एग्जिट पोल को लेकर बात करते हैं तो 1 जून को हमने अपना एग्जिट पोल बनाया था। ज्यादा सभी न्यूज चैनल ने अपना एग्जिट पोल अपने अपने तरीके से दिखाया था, और सभी ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 350 और 400 तक उनकी सीटें दिखाई थी। लेकिन जिस हिसाब से हमने अपना एग्जिट पोल बनाया था और उसी हिसाब से जो आज के नतीजे देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं आर्या न्यूज के एग्जिट पोल पर मोहर लग चुकी है। उसी हिसाब से बिल्कुल सटीक एग्जिट पोल हमारा बैठा है जिस हिसाब से हमने दिखाया था। तो मैं आपको फाइनल एग्जिट पोल जो हमारा था वो बता देता हूं। उस हिसाब से जिस हिसाब से हमने एनडीए को सीटें दी थी, 284 सीटें हमने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को दी थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को हमने 249 सीटें अपने एग्जिट पोल में 1 जून को दिखाया था। 1 जून की शाम को हमने जो एग्जिट पोल बनाया था, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं कि किस हिसाब से पहले ही हमने तय कर दिया था कि आखिर कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिल सकती हैं। हालांकि ये भी हमारा अनुमान था, एग्जिट पोल हर चैनल का एक अनुमान ही होता है, हमने भी अनुमान लगाया। हालांकि जो हमारी रिसर्च टीम थी उन्होंने ग्राउंड पर जाकर सभी से जनता के मन की बात जानी, और जनता के मन की बात को जानकर वो सारे नतीजे, वो सारे आंकड़े हमने अपने एग्जिट पोल में जनता के सामने रखे, जो आज बिल्कुल सही और सटीक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने इंडिया गठबंधन को 234 सीटें दी थी, और आप मौजूदा स्थिति में इंडिया गठबंधन की सीटें देख सकते हैं। 238 सीटों पर इंडिया गठबंधन अभी बरकरार है, अभी आगे चल रहा है। हालांकि रुझानों में कुछ ऊपर नीचे सीट कम बढ़ती हो सकती हैं, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 90% हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हुआ है। और अब नतीजों में जिस तरह की बढ़त भारतीय जनता पार्टी बनाती है या इंडिया गठबंधन बनाता है, तो हो सकता है कुछ 2-4 सीटें ऊपर नीचे जरूर हो सकती है। हालांकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस चुनाव में रहा है, तो काफ़ी निराशाजनक
कहेंगे, क्योंकि अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, मोदी जी भी अपने नेताओं की बैठक करने वाले हैं और उस बैठक में किस तरह की रणनीति होगी वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजनीति है। राजनीति में अभी क्या कुछ इंडिया गठबंधन की तरफ से निकलकर सामने आता है, वो कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घर पर बैठक बुलाई है उसमें सब कुछ साबित हो जाएगा। क्योंकि अभी कई तरह की कवायद ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में हैं, क्योंकि आज सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो मिलने के लिए नीतीश कुमार के घर पर गए थे, उनके आवास पर गए थे, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी राजनीति में और इस चुनावी घमासान में कहीं ना कहीं खिचड़ी पक सकती है। बंगाल की बात करें, बंगाल में जिस हिसाब से 2019 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, उस हिसाब से अब की बार ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी का जादू नहीं चल पाया है। मात्र 10 से 12 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुई है भारतीय जनता पार्टी, जो पिछली बार 18 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में जरूर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है, और वहीं दिल्ली में भी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। उसके बाद भी प्रदर्शन खराब है अन्य राज्यों में। 1-2 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी सही से अपना प्रदर्शन अच्छे से करती हुई नजर आई है, लेकिन जहां पर प्रदर्शन करना चाहिए था, क्योंकि शुरू से ही यह बात कही जा रही थी कि भाई दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल पर पूरा फोकस होना जरूरी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अब की बार मात खा गई। वेस्ट यूपी में जरूर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत देखने को मिली है, लेकिन वेस्ट यूपी के अलावा जो उत्तर प्रदेश के और एरिया हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी उस हिसाब से मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई दी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और एक बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी फिलहाल बन चुकी है, क्योंकि वहां पर विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने जितनी सीटों पर जीत का परचम लहराया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और साथ में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जो चुनाव वहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लड़ा, और जिस हिसाब से शुरू में जनसभाएं की जा रही थी, जिस हिसाब से दोनों साझेदारी में रैलियां कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस बात का असर उत्तर प्रदेश की जनता को देखने को जरूर मिला है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी की मेहनत भी फिलहाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीटें थीं जहां पर प्रियंका गांधी शुरू से ही मोर्चा संभाले हुए थी और जनसभाएं नुक्कड़ सभाएं करती हुई वो वहां पर नजर आ रही थी। तो जरूर उत्तर प्रदेश में अब की बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है। तो जरूर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यहां पर सरकार बनाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लखनऊ कार्यालय पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आपस में खुशियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। तो हालांकि आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में लखनऊ में झड़प देखने को जरूर मिली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसी बूथ पर काउंटिंग पर कहीं ना कहीं घपले की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसी स्थिति किसी भी सीट पर देखने को आज नहीं मिली। जिस हिसाब से काउंटिंग हुई है बिल्कुल स्वच्छ तरीके से और ईमानदारी के साथ काउंटिंग हुई है, और ईमानदारी के साथ ही अभी तक के नतीजे देश के सामने आए हैं। जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि इंडिया गठबंधन शुरू से दावा कर रहा था कि हमारी 295 में से ज़्यादा सीटें आ सकती हैं, और उस हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की तो लगता है कि उनकी 295 सीटें नहीं आई हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने बढ़त जरूर कर ली है। जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की उस हिसाब से उनको मेहनत का फल जरूर मिला है, लेकिन इस मेहनत के फल में भारतीय जनता पार्टी को जरूर नुकसान हो गया है। पिछली बार से काफ़ी कम सीटें अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो उनका शीर्ष नेतृत्व था उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है, क्योंकि आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
और लखनऊ में जिनकी अच्छी जान पहचान है और गुजरात में वो अभी चुनावी माहौल में चल रहे हैं, ठाकुर उमेश सिंह जी, उन्होंने भी आज खुलकर अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर अगर नुकसान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बड़बोलेपन की वजह से हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल मिले हुए हैं, जो वो गलत बयानबाजी करते हैं, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने स्मृति ईरानी की सीट अमेठी पर भी बात करते हुए कहा था कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर इतना टारगेट किया था, उनको इतना टारगेट करते हुए कहा था कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए, उन्होंने पहले से वहां पर हार मान ली है। लेकिन जो अब जनता ने वहां पर फैसला सुनाया है, वहां पर खुद स्मृति ईरानी भारी वोटों से हार गई हैं। हालांकि राहुल गांधी दोनों सीटों पर जीत गए हैं, वायनाड की सीट पर भी और रायबरेली की सीट पर भी। जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से राहुल गांधी को टारगेट करती हुई चल रही थी कि अब की बार राहुल गांधी वायनाड से भी हार जाएंगे, तो ऐसी स्थिति अभी तक देखने को नहीं मिली और राहुल गांधी ने अपनी दोनों सीटों पर चुनावी जीत का परचम लहराया है। हालांकि प्रियंका गांधी अब की बार चुनाव नहीं लड़ी। अगर वो अब की बार चुनाव लड़ती किसी भी सीट से तो हो सकता है कि वो भी अपनी सीट निकाल लेती। उन्होंने अपने भाई के लिए मेहनत की, उन्होंने केएल शर्मा के लिए अमेठी सीट पर मेहनत की और दोनों ही सीटों पर शानदार जीत कांग्रेस को यहां पर मिली है। तो कह सकते हैं कि आज के जो नतीजे देखने को मिले हैं वो काफी ज्यादा दिलचस्प थे, क्योंकि बिल्कुल एग्जिट पोल के जो और न्यूज चैनल के एग्जिट पोल थे उनके विपरीत चुनावी नतीजे आए हैं और जो हमारा एग्जिट पोल था बिल्कुल सेम और सटीक, बिल्कुल सही नतीजे हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से आज देखने को मिले हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि आज के जो चुनावी नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए हैं और जनता ने अपना जनाधार जिस पार्टी को दिया है, जिस उम्मीदवार को दिया है, वो बिल्कुल उस हिसाब से सही रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कुछ देर में अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, अपने पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाने वाले हैं और उस बैठक में क्या कुछ रणनीति होगी, वो देश के लिए क्या कुछ एक संदेश देंगे, वो वाराणसी की जनता को क्या कुछ संदेश देंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि वाराणसी से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं और नरेंद्र मोदी से पहले तीसरी बार अगर कोई प्रधानमंत्री जीता है, जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री होकर जीते थे। तो कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हालांकि जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 16 साल कुछ महीने का रहा था, तो अभी जो नरेंद्र मोदी हैं वो तीसरी बार सरकार में आ चुके हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।